ये क्लास ऐसे बच्चों और ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्हें इंग्लिश का बेसिक भी नहीं आता लेकिन उन्हें इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है। तो आज हम इस वीडियो में इंग्लिश के जितने भी ज़रूरी बेसिक शब्द हैं जो कि आपको आने चाहिए उनसे शुरुआत करेंगे। अब हमारे पास पहला बेसिक शब्द है दिस, THIS, दिस। दिस के 3 अर्थ होते हैं, यह, ये, इसे। अगर बात करें इसके इस्तेमाल यानी इसके यूज़ की, तो इसका इस्तेमाल हम लोग पास के संकेत के लिए करते हैं। पास का संकेत मतलब पास के इशारे के लिए। जैसे आपके कमरे में कुछ चीज़ें रखी हैं और आप इशारा करके बताओ कि ये मेरा मेज है, ये मेरा पेन है, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी किताब है, तो इन सब के लिए हम लोग दिस का इस्तेमाल करेंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक मोबाइल है, दिस इज़ अ मोबाइल। दिस इज़ अ मोबाइल। मोबाइल तो है लेकिन आपके कहीं पास में रखा है। ये एक घर है, दिस इज़ अ हाउस। घर तो है लेकिन कहीं आपके आसपास है कि आप इशारा करके बता सकते हो। इसे करो, डू दिस। इसे के अर्थ में भी हम लोग दिस का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करें दिस की, तो दिस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर करता है। अब सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। एक वचन से हमारा मतलब जो हमें एक व्यक्ति, एक स्थान, एक जानवर, एक वस्तु, एक भाव के बारे में बताए उसे हम लोग सिंगुलर कहते हैं। आपको एक ज़रूरी बात गांठ बांध लेनी है। अगर हमारे किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता है तो उसकी दोस्ती हमें क्या करनी है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब से करा देनी है। कहने का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे यालेमाई टेंस है, दिस इज़ अ मोबाइल, तो दिस के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आई वो कौन सी है? इज़ हमारी कैसी हेल्पिंग वर्ब है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब होता है। अब हमारे पास अगला शब्द है दैट, THAT, दैट। दैट का मतलब होता है वह, उसे। अब बात करें इसके इस्तेमाल की, तो इसका इस्तेमाल हम लोग दूर के संकेत के लिए करते हैं। दिस में हम लोग पास के लिए कर रहे थे लेकिन दैट में दूर के संकेत के लिए करेंगे। अगर कोई वस्तु आपसे दूर रखी है, आप इशारा करके बताओ, तो उसके लिए हम लोग दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह एक मोबाइल है, दैट इज़ अ मोबाइल। मोबाइल तो है लेकिन कुछ दूरी पर है। वह एक किताब है, दैट इज़ अ बुक। दैट इज़ अ बुक। उस किताब को रखो, कीप दैट बुक। उस किताब को रखो, कीप दैट बुक। अब इसके साथ भी वही कहानी है, ये भी हमारा कैसा है? सिंगुलर। अब हमारे पास अगला शब्द है दीज, THESE, दीज। दीज का अर्थ होता है ये, यह। अगर बात करें इसके प्रयोग की, तो इसका प्रयोग हम लोग बिल्कुल दिस की तरीके करते हैं, पास के संकेत के लिए। बस अंतर इतना होता है कि हम लोग दिस का प्रयोग सिंगुलर के लिए करते थे, अब दिस का प्रयोग हम लोग प्लूरल के लिए करेंगे। प्लूरल का मतलब होता है एक व्यक्ति से ज़्यादा, एक वस्तु से ज़्यादा, एक स्थान से ज़्यादा की अगर हम लोग बात करें तो उसे हम लोग प्लूरल यूज़ कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ये मोबाइल हैं, दीज आर मोबाइल्स। मोबाइल तो हैं, एक से ज़्यादा हैं और कहाँ पे हैं? पास में हैं। यह किताबें हैं, दीज आर बुक्स। किताबें हैं, एक से ज़्यादा हैं और पास में हैं, उसके लिए हम लोग दीज का इस्तेमाल करेंगे। अब एक ज़रूरी बात, प्लूरल सब्जेक्ट यानी अगर कर्ता आपका प्लूरल है तो उसके लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही आएगी। जैसे आर, आर का मतलब क्या होता है, और आर हमारी कैसी हेल्पिंग वर्ब है? प्लूरल। इस थी हमारी सिंगुलर, आर है हमारी प्लूरल। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। नेक्स्ट, दोज, THOSE, दोज। दोज का अर्थ होता है वो, वह। अब इसका इस्तेमाल हम लोग बिल्कुल दैट की तरीके करते हैं, दूर के संकेत के लिए। बस इसमें भी वही अंतर है कि ये हमारा प्लूरल यूज़ है। जैसे वो मोबाइल हैं, दोज आर मोबाइल्स। वह किताबें हैं, दोज आर बुक्स। इसमें भी वही कहानी है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसका इस्तेमाल हम लोग दूर के संकेत के लिए करेंगे। अगला शब्द है हमारे पास आई। आई का मतलब मैं। इसका इस्तेमाल हम लोग कर्ता के स्थान पर करते हैं। जैसे मैं छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट द फूड। अब आई के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं एम का। अगर बात करें आई की, तो आई पूरी इंग्लिश में हमारी 2 जगह सिंगुलर है। कहाँ पे सिंगुलर है? एक एम के साथ, एक वॉज के साथ, यानी एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस। 2 जगह हमारी आई सिंगुलर है, बाकी सारी जगह आई हमारी प्लूरल है। नेक्स्ट, वी। वी का मतलब होता है हम, और वी का भी इस्तेमाल हम लोग कर्ता के स्थान पर करते हैं। जैसे हम खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर्स। हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। और वी हमारा कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी एक वचन नहीं है, बहुवचन है।
और इसके साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, यानी आर। आर का मतलब है। यू का मतलब होता है तुम, आप। अब बात करें यू की, तो यू का इस्तेमाल हम लोग कर्ता और कर्म दोनों के स्थान पर कर सकते हैं। जैसे तुम एक डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर। यहाँ पे यू हमारा सब्जेक्ट है। अगला देखते हैं, मैं आपको पेन दूंगा, आई सेल गिव यू ए पेन। यहाँ पे कर्ता कौन है, आई। लेकिन बात करें यू की, तो यू हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। और एक स्पेशल बात, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। अगला शब्द है ही, एच ई, ही का मतलब होता है वह। और ही का इस्तेमाल हमेशा हम लोग लड़के के लिए करते हैं, यानी मेल के लिए करते हैं। जैसे वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब बात करें ही की, तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगला शब्द है हमारे पास सी। सी का मतलब वह, इसका भी मतलब वह होता है, लेकिन सी का इस्तेमाल हम लोग लड़की के लिए करते हैं। ही का इस्तेमाल हम लोग लड़का के लिए करते थे, और हम लोग सी का इस्तेमाल लड़की के लिए करेंगे। और बात करें इसके इस्तेमाल की, तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग ही के तरीके ही करेंगे, लेकिन लड़की के लिए करेंगे। जैसे वह एक डॉक्टर है, सी इज अ डॉक्टर। वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल। और सी भी हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट दे, THEY, दे का अर्थ होता है वे। हम लोग इसका इस्तेमाल कर्ता के स्थान पर हम लोग दे का इस्तेमाल करते हैं अगर वे दिया हो तो। जैसे वे घर जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू होम। वे चोर हैं, दे आर थीव्स। अब बात करें दे की, तो दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमारी प्लूरल आएगी। अब इंग्लिश सीखने में कुछ स्पेशल वर्ड्स की जरूरत होती है, जैसे ईच, EACH, ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। अब बात करें इसके इस्तेमाल की, तो हम लोग कर्ता के स्थान पर ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक लड़के ने इनाम जीता। अब प्रत्येक के लिए जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो है हमारा ईच। ईच बॉय वॉन द प्राइज। प्रत्येक लड़का ईमानदार है, ईच बॉय इज ऑनेस्ट, यानी प्रत्येक लड़का ईमानदार है। अब ईच की खास बात क्या है, ईच की खास बात यह है कि ईच हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर आएगी, यानी इज। नेक्स्ट मैनी, MANY, मैनी। मैनी का मतलब होता है बहुत। मैनी का प्रयोग हम लोग संख्या के लिए करते हैं, यानी अगर कहीं संख्या का बोध हो, एक से ज़्यादा लोग हों, तो वहाँ पे हम लोग मैनी का प्रयोग करेंगे। जैसे बहुत से छात्र पढ़ रहे हैं, मैनी स्टूडेंट्स आर रीडिंग। तो बहुत से के लिए हम लोग जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो है हमारा मैनी। अब बात करें मैनी की, तो मैनी का इस्तेमाल प्लूरल के लिए होता है, यानी एक से ज़्यादा के लिए। अगला शब्द है हमारा ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी और सब कुछ। अब बात करें ऑल का, तो ऑल का प्रयोग हम लोग दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए करते हैं और भाव के लिए करते हैं। जैसे सभी खेल रहे हैं, ऑल आर प्लेइंग, यानी दो से ज़्यादा लोग हैं। दूसरा इस्तेमाल इसका होता है सब कुछ के अर्थ के लिए, जैसे सब कुछ अच्छा है, ऑल इज़ वेल। सब कुछ का अगर अर्थ आ जाए तो हम लोग ऑल का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करें ऑल की, तो ऑल का प्रयोग हम लोग सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए करते हैं, यानी जहाँ पे संख्या दी जाए एक से ज़्यादा वहाँ पे प्लूरल, जहाँ पे भाव दे दिया जाए यानी गिना ना जा सके वहाँ पे हम लोग सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सम, SOME, सम। सम मतलब कुछ। अब बात करें इसके इस्तेमाल की, तो सम का प्रयोग हम लोग अनिश्चित वस्तु व्यक्ति के लिए करते हैं। जैसे कुछ लड़के खेल रहे हैं, सम बॉयज आर प्लेइंग। खेल तो रहे हैं लेकिन कितने लड़के, कुछ। कुछ चीनी काली है, सम शुगर इज ब्लैक। अब बात करें सम की, तो सम का भी इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए करते हैं। ऊपर वाले में हम लोगों ने प्लूरल इस्तेमाल किया है, नीचे वाले में सिंगुलर। जो चीज़ हम लोग गिन सकते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग प्लूरल के लिए, जो चीज़ हम लोग नहीं गिन सकते उसका इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर के लिए करते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ज़रूरी कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स की, यानी प्रश्नवाचक शब्दों की। तो पहला है हमारे पास हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे। जैसे तुम कैसे हो, हाउ आर यू। मैं घर में कैसे पढ़ता हूँ, हाउ डू आई स्टडी इन हाउस। हाउ डू आई स्टडी इन हाउस। अब बात करें किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो उसको बनाने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हाउ हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड। डू क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। आई क्या है, सब्जेक्ट। स्टडी क्या है, वर्ब।
और हाउस क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका है ये फॉर्मूला। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, हु, WHO, हु का मतलब होता है कौन। जैसे तुम कौन हो, हु आर यू। घर में कौन पढ़ेगा, हु विल स्टडी इन द हाउस। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा हु है ये किसी भी सेंटेंस में कर्ता का काम करता है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगला है हमारे पास व्हाट, WHAT, व्हाट का मीन्स होता है क्या। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम। क्या की जगह पर क्या आएगा, व्हाट। मैं क्या करूँगा, व्हाट शैल आई डू। अब बात करें इसके फॉर्मूले की। व्हाट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी पुराना तरीका। अगला शब्द है हमारे पास वाई, WHY, वाई का मतलब होता है क्यों। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं। तुम क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू स्टडी। हम मुंबई क्यों जा रहे हैं, वाई आर वी गोइंग टू मुंबई। अब इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगला है हमारे पास वेयर का मतलब होता है कहाँ, WHERE, वेयर का मतलब होता है कहाँ। इसका इस्तेमाल देखते हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी। हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग। इसका भी फॉर्मूला सेम है। अगला शब्द है व्हेन, WHENE, व्हेन का मतलब होता है कब। तुम कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू स्टडी। हम कब जा रहे हैं, व्हेन आर वी गोइंग। अगला शब्द है हमारे पास विच, WHICH, विच का मतलब होता है कौन सी, कौन सा। तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, विच बुक डू यू स्टडी। कौन सी लड़की होशियार है, विच गर्ल इज इंटेलिजेंट। अब हम लोग बात करें विच की, तो विच में एक खास बात है, इसके साथ हमेशा नाउन साथ में आएगा। क्या आएगा हमेशा साथ में, नाउन यानी संज्ञा। जैसे तुम कौन सी किताब, जब हम लोग सेंटेंस बनाने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जो शब्द लेंगे वो होगा कौन सी किताब, यानी विच बुक या विच गर्ल। अगला शब्द है हुज, WHOSE, हुज का मतलब होता है किसका। जैसे ये पेन किसका है, हुज पेन इज दिस। जैसे हुज पेन इज दिस, किसका पेन लाल है, हुज पेन इज रेड। यहाँ पे दिस की जगह रेड कर लेना, हुज पेन इज रेड। अब इसके साथ भी वही कहानी है, हुज के साथ भी नाउन साथ में आता है। हुम का मतलब होता है किसे, WHOM, हुम का मतलब किसे। तुम ये पेन किसे दोगे, whom will you give this pen। तो ये थे हमारे कुछ इंटेरोगेटिव शब्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ये आपकी इंग्लिश बूस्टअप करने में मदद करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।